और अगर आप आयुर्वेद के माध्यम से कोई हमारे पास स्टूडेंट आता है तो हम उसको फीस में कुछ कंसेशन का भी कुछ प्रावधान रखेंगे। अभी हमने सोचा नहीं है, लेकिन नमस्कार, मैं गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं aptaayurved.co.in का यूट्यूब चैनल। और आज बारी है आप संवाद की। आप संवाद के आज के सत्र में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वर्ष 2012 में कई राज्यों के पीजी एंट्रेंस में रैंक होल्डर, वर्ष 2020 में यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एएमओ में 11वीं रैंक लाने वाले चरक आयुर्वेद क्लास के फाउंडर और यंगेस्ट सीनियर साइंटिस्ट अवार्डी डॉक्टर बीएम त्रिपाठी सर। तो आप आयुर्वेदा के इस आप संवाद में स्वागत है सर। नमस्कार। तो इससे पहले हम डॉक्टर बीएम त्रिपाठी सर से अनेक मुद्दों पे चर्चा शुरू करें, उससे पहले हम आप लोगों को याद दिला देना चाहते हैं कि ऐसे ही आयुर्वेद से जुड़े जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और उस घंटी के निशान को जरूर से जरूर दबाएं ताकि ये जानकारियां आप तक जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आप संवाद। तो सर्वप्रथम सर, आगामी AIPGT 2020 में जो कि 28 सितंबर को होने वाला है, तो उनके प्रतिभागियों के लिए आप क्या राय देंगे? बचे हुए समय का वो कैसे उपयोग करें जिससे मैक्सिमम आउटपुट मिल सके उन लोगों को? देखिए, ये जो समय है, अब अगले जो 12-13 दिन बचे हुए हैं, हाँ सर, ये किसी भी प्रतिभागी के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। आपने साल 2 साल से जो भी मेहनत कर रखी है, अब उसको एक सही दिशा बस देना मात्र शेष रह गया है। अपने आप को आप संयमित रखें, स्वस्थ रखें, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखें और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रखें। जो कुछ भी आपने साल भर पढ़ा था वही आपके काम आना है। हाँ, रिवीजन की प्रक्रिया अभी आप जारी रख सकते हैं, लेकिन नया कुछ भी ना पढ़ें। अब जो समय है उसमें कुछ भी नया टॉपिक ऐसा जिसे आपने साल भर ना देखा हो, उसको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है कि अब उसको फिर से पढ़ेंगे आप। रिवीजन के क्रम में, जैसा कि मैं पहले भी कई बार बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं, AIPGT एस्पिरेंट्स हैं, उनको कई बार मैं सजेस्ट करता हूं कि आपने जो नोट्स बना रखे हैं, जो कॉपियां बना रखी हैं, उनकी पेजिंग करिए। आप पेज नंबर डालिए, उसमें उसका इंडेक्स बनाइए। तो उससे क्या होगा कि इंडेक्स से आपको ये पता चल जाएगा कि किस नोट्स में आपने कौन सा पोर्शन लिख रखा है। मान लीजिए लास्ट मोमेंट में आपको लगता है कि हमें सालाक के रिवाइज करना है, जो सालाक का वर्गीकरण है रोगों का, वो रिवाइज करना है। तो अब आपने 10-12 कॉपियों में नोट्स बना रखे हैं, तो लास्ट मोमेंट में आपको पता नहीं कौन सी कॉपी के कौन से पेज में है। लेकिन अगर आपने पेजिंग कर रखी है, इंडेक्सिंग कर रखी है, तो आप कॉपी नंबर 5 में आप जाएंगे, इंडेक्स में देखेंगे कि सालाक्य के रोगों का कहाँ पे आपने क्लासिफिकेशन लिखा है, या आपने रस शास्त्र के मुख्य मुख्य योग, उनके घटक द्रव्य, उनके अनुपान कहाँ लिख रखे, तो रिवीजन करने में आसानी होगी। और अब तक आप लोगों ने टेस्ट सीरीज भी लगा ली होगी, आपने नोट्स भी पढ़ लिए होंगे, संहिता भी पढ़ ली होंगी। तो अब समय ऐसा है कि आप क्वेश्चंस को जो नहीं लगाए होंगे, 2-4 सेट आप पेपर लगाएंगे, तो आपको अब तक पता चल चुका होगा कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है। जो पोर्शन वीक है उसको समय ज्यादा दें, और जो आपका तैयार है उसको भी पलटते रहें, क्योंकि ये ब्रेन की नॉर्मल टेंडेंसी होती है, कोई भी चीज 10 दिन 15 दिन में रिकॉल करना जरूरी होता है, नहीं हम भूलने लगते हैं। तो उसको आप रिवाइज करें, अपना एक डेली रूटीन अच्छा रखें, हेल्दी डेली रूटीन रखें, समय से सोएं, नींद बहुत जरूरी है इस समय, क्योंकि ये जो टाइम होता है ऋतु संधि काल है, ऐसे में इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है, वायरल डिजीजेज होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको हेल्दी भी रहना है, उसके लिए नींद प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। लेट नाइट देर तक ना पढ़ें, समय से सोएं और जल्दी समय से उठ जाएं, हेल्दी फूड लें, समय से ब्रेकफास्ट करें, लंच लें, डिनर लें, और आराम देते रहें। कंटिन्यूअस पढ़ाई ना करें। अगर आप 2 घंटे कंटिन्यू आपने सिटिंग की है, तो आप थोड़ी देर टहल लें, नींबू पानी ले लें, उसके बाद फिर से बैठ के पढ़ें। अपने आप को थोड़ा सा इंटरटेन भी करें। आपको गाने सुनने पसंद है तो थोड़े से गाने सुन लिए बीच में, थोड़ा रिलैक्स हो गए, मेडिटेशन, योग, अगर ये सब भी अगर आप फॉलो करते हैं। क्योंकि देखिए, अब जो समय था, आपने सिलेबस कर लिया, आपने टेस्ट सीरीज लगा ली, आपने नोट्स पढ़ लिए, बट लास्ट मोमेंट में
अपने आप को फोकस रखना होता है अपने टेस्ट, क्योंकि इस साल 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं, पहले 100 क्वेश्चंस आते थे। तो आप जितना अपने आप को फोकस रखेंगे उतने अच्छे से आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने से नहीं होता है। जो सिंपल क्वेश्चंस हैं, कॉमन क्वेश्चंस हैं, सबके लिए कॉमन होते हैं, उनको सही करना बहुत जरूरी होता है। अगर उन क्वेश्चंस को आप लूज करते हैं और आपका कंपटीटर उन क्वेश्चंस को सही करता है तो आप वहीं पर मेरिट में पीछे हो जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपको सरल क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, उनको किसी भी तरह बचाना है। और लास्ट में मैं अगर एक जनरल एग्जांपल दूं कि जैसे 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो जो मेरिट जानी चाहिए वो लगभग 120 में अगर आप बात करेंगे तो लगभग 90 प्लस क्वेश्चन की मेरिट जानी चाहिए, है ना। 90 क्वेश्चन 75% के ऊपर सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। अब होता क्या है कि एक एवरेज स्टूडेंट जिसने अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, वो अगर 80% कट ऑफ जा रहा है तो वो 70-75 तो इजिली कर लेता है। लेकिन जो लास्ट के 4 या 5 या 10 क्वेश्चन होते हैं उनको वो लूज करते हैं। जब वो उनको लूज करते हैं तो आप मेरिट से, अगर मान लीजिए अंतिम के 5 प्रश्न जो सरल रहे और आपने उन्हें गलत कर दिया तो आपके -5 तो आपके स्कोरिंग में से चले जाएंगे। तो जहां मेरिट में आप स्टैंड कर रहे थे वहां, अब ये कैसे होगा, जब आप कंसंट्रेट रहेंगे तभी आप इन क्वेश्चंस को बचा पाएंगे। तो मेरा सभी स्टूडेंट से यही कहना है, जो लोग हमें लाइव सुन रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, कि आप लोग अपनी हेल्दी रूटीन रखें। और एक चीज और बता दूं मैं कि कभी भी रिजल्ट पे नहीं जाना चाहिए, हमें एफर्ट्स में अपना ध्यान लगाना चाहिए। क्योंकि रिजल्ट तो जब आप उस कैटेगरी में पहुंचोगे तो आपको रिजल्ट तो मिलना ही है। हम क्या करते हैं, एग्जाम के लास्ट मोमेंट में हम इतना ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं, अपने आप प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं, अरे नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ऐसा नहीं सोचना है, आपको रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको एफर्ट्स को अच्छा करना है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने मतलब सुझाव दिया। जब हम मतलब आपके आने की जानकारी अपने चैनल पे हमने पोस्ट की तो बहुत सारे कमेंट्स भी आए कि ये सब, तो उनमें से ही एक कमेंट था, प्रणय व्रत शर्मा ने पूछा था कि सर कितना भी तैयारी हो लेकिन एक डर बना रहता है, तो उस डर को मिनिमाइज करने का कोई तरीका बताइए आप। देखिए, डरने की तो प्रणव जी कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जीवन में वो कोई भी सफल व्यक्ति नहीं है जो कभी असफल हुआ ही ना हो। तो जिंदगी में फेल्योर के लिए भी उतने ही तैयार रहें जितना हम लोग चाहते हैं कि नहीं हमें सक्सेस मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको फेलियर नहीं मिलेगा तो आपको सक्सेस भी नहीं मिलेगी। दोनों एक ही सफर के ना माइलस्टोन है। और कहते हैं ना, असफलता, देखिए सफलता असफलता में भी होती है। आज जितने भी लोग आपको सक्सेसफुल मिलेंगे वो किसी भी फील्ड में हो, वो कहीं ना कहीं उनको फेलियर होता ही है। तो मैं जैसा कहता हूं ना कि आपको रिजल्ट पे जाना ही नहीं है। और दूसरी चीज प्रणव जी, मैं ये भी कहूंगा कि मन स्थिति सही रखें, परिस्थिति अपने आप अच्छी हो जाती है। तो आपको अपना मेंटल लेवल इतना बूस्टअप करके रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि पहले तो ये होना चाहिए कि ऐसे कैसे नहीं होगा, और दूसरा अगर ये है कि अरे इतना पढ़ने के बाद भी नहीं होगा तो फिर ट्राई करेंगे, कुछ और अच्छा करेंगे। ऐसा थोड़ी कि AIPGET में नहीं हुआ तो ऑप्शन बंद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए कॉन्फिडेंटली अभी समय है 12-13 दिन का। आप चाहें तो 13 दिन को 1 महीने में बदल सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी बढ़ा के, अपनी वर्किंग टाइम अपना बढ़ा के उसको कर सकते हैं। और आत्मविश्वास दुनिया में एक ऐसी चीज है जिससे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो कभी ऐसा सोचना ही नहीं है, डरना किस बात से। बिल्कुल सर। तो सर जैसे आपने एक स्ट्रेटेजी बताया कि इजी क्वेश्चन को पहले करना है या इजी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, तो उस 2 घंटे के लिए हाँ, इजी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। होता क्या है, स्टूडेंट फोकस करते हैं कि नहीं जो टफ क्वेश्चन है उस पर ज्यादा फोकस करना है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब आपको पेपर मिले, आपको पेपर करना है, तो ऑनलाइन एग्जाम है, आपके पास क्वेश्चंस आते जाएंगे। अगर आप कंफर्म नहीं है तो आगे क्वेश्चंस में जाइए, फिर आगे में जाइए, आप उसको रिमार्क करके छोड़ सकते हैं बाद में देखने के लिए। लेकिन किसी भी नेगेटिव मार्किंग वाली MCQ बेस्ड एग्जाम में, देखिए MCQ में होता क्या है, अगर नेगेटिव मार्किंग ना हो तो भी क्या होता है, 4 ऑप्शन आने हैं, 4 ऑप्शन होंगे उसमें, और अगर प्रोबेबिलिटी के लॉ से देखें तो 25% सही होने का चांस है, 75% गलत होने का चांस है। कब? जब आपको उसका आंसर ना पता हो। 4 ऑप्शन में मान लीजिए ABCD में 1 तो सही है, 3 गलत है।
अब आप अगर अंदाजे से लगाएंगे उसमें तो 75% चांसेस हैं कि आप गलत कर बैठेंगे। और एक भी क्वेश्चन अगर आपने जानबूझ के गलत किया कि अरे अंदाजे से कर देते हैं, तो आप मेरिट में आपके -5 नंबर होंगे। सही करेंगे तो 4 नंबर मिलेंगे, गलत करेंगे तो -5 होगा ना, 4 तो उस क्वेश्चन के जाएंगे, 1 नंबर आपका जो आपने गेन किया है, स्कोर किया है, उसमें से चला जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि क्वेश्चन चाहे सरल हो चाहे कठिन हो, मार्किंग सबकी बराबर होती है। बिल्कुल सर, तो आपने उस 2 घंटे की स्ट्रेटेजी को भी बता दिया। तो सर आप को अब हम थोड़ा अतीत की ओर लेकर चलते हैं, और आपके हाँ जर्नी हाँ की ओर। और हम आपको लेकर चलते हाँ हैं, वर्ष आता है 2012, और जी ये वो दौर था, ये एआईपीजीटी के पहले का दौर था जब हर एक स्टेट के इंट्रेंस अलग अलग हुआ करते थे। और हाँ हाँ तो उसका रिजल्ट आता है, और डॉक्टर बीएम त्रिपाठी का उत्तराखंड पीजी एंट्रेंस में 13th रैंक आता है, छत्तीसगढ़ में 9th, केरला में 22nd, महाराष्ट्र में 32nd। तो जी। ये जो असाधारण रिजल्ट आया था सर, इसके पीछे की कहानी थोड़ा बताएं। आपको मैं ये बताऊं गुलशन जी कि इतनी रैंक आने के बाद भी एडमिशन नहीं मिलता था उस समय में, क्योंकि हर स्टेट में सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स कम होती थी। जैसे आपने कहा कि आपका उत्तराखंड में 13th रैंक है, तो मैं आपको बताऊं उत्तराखंड में उस समय 33 सीट्स होती थी ऑल ओवर इंडिया में। 33 में 17 सीट्स इंटरनल होती थी, 16 सीट्स आउट ऑफ स्टेट, उसमें 9 सीट्स होती थी ओपन। मतलब मैं जनरल का कैंडिडेट हूं, तो मैं उन 9 सीटों पे 7वें नंबर की सीट मुझे मिली थी उस समय काउंसलिंग में। इतना टफ कंपटीशन था। केरला में मेरी 22 रैंक आई थी 2012 में। आज भी मेरे पास काउंसलिंग लेटर है, उसके बाद भी मेरी 4th वेटिंग थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑल इंडिया में 22 रैंक आने के बाद भी 4th वेटिंग थी हमारी। क्यों? क्योंकि उसमें केरला में अदर स्टेट के लिए 14 सीट्स थी, 14 सीटें थी, और 4 वेटिंग खिसका था, तो 18 नंबर तक जो इनकी रैंक थी उनको सीट मिली थी वहां पर। छत्तीसगढ़ में मैं टॉप 10 में था, लेकिन छत्तीसगढ़ में अदर स्टेट के लिए केवल सिंगल सीट थी। टॉप 10 में आने के बाद भी एडमिशन नहीं मिल रहा था, वो दौर था। और महाराष्ट्र में 32 रैंक है, तो 32 रैंक के बाद भी वहां जो स्टाइपेंड की सीट्स थी वो अदर स्टेट के लिए 3 या 4 या 5 ऐसे सीट्स होती थी। तो ये जो रैंकिंग है, उत्तराखंड में मुझे सीट मिल गई, लेकिन बाकी जगह इतनी कम रैंक होने के बाद भी सीट्स नहीं मिलती थी। आज के समय में है स्टूडेंट 350-400 रैंक भी रहती तो भी उनको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि अब एक एग्जाम होने लगा है आईपीजीईटी का। तो इतने के बाद भी सीट्स नहीं मिलती थी उस समय। मतलब टॉप 5 टॉप 10 में होने के बाद भी बड़ा चुनौतीपूर्ण था एडमिशन मिलना। तो सर, तो अब क्या माना जाए कि पिछले दिनों जो कंपटीशन होता था, और हाँ अभी एक, गुलशन जी, सुन नहीं पाए। हाँ हाँ सर हाँ आवाज है। जी तो सर हाँ। मेरा ये मतलब पूछना था, तो क्या ये पिछले दिनों के अनुसार एआईपीजीटी आने के बाद कंपटीशन में कमी आई है, या घटा है कंपटीशन, या बढ़ा है? इस पे थोड़ा प्रकाश करें। देखिए गुलशन जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। मैं एक चीज आपको बता दूं, कंपटीशन कभी कम होता ही नहीं है। समय के हिसाब से कंपटीशन हमेशा अपने ऑप्टिमम लेवल पर होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। जब हमारे समय में एक एक स्टेट में एग्जाम अलग अलग टाइम पर होती थी, तो वो अलग लेवल का कंपटीशन था। अभी जब एक साथ एग्जाम होने लगी, सिंगल एग्जाम होने लगी ऑल ओवर कंट्री, इससे एक फायदा ये मिला कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो एक साथ हो गई, बिल्कुल सर। स्टूडेंट्स एक साथ compete कर रहे हैं, है ना। तो एक ही एग्जाम देना है, कंसंट्रेशन आप पूरा लगा सकते हैं, और एक रेंज है, उसके बीच में अगर आप आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। पहले की तुलना में मैं ये तो नहीं कहूंगा कंपटीशन कम है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर साल बढ़ते जा रहे हैं, है ना। पैटर्न चेंज होने से जरूर स्टूडेंट्स को थोड़ी सहूलियत होती है। हमारे समय क्या होता था, जैसे एग्जाम की डेट आती थी तो सबसे पहले हम लोग टिकट कराते थे ट्रेन का, नहीं तो ट्रेन में जगह नहीं मिलती थी, और बाकी सारी बाद में हम एग्जामिनेशन फॉर्म भरते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि जामनगर की एग्जाम की डेट अंदाजे से पता चली और हमने टिकट करा ली, और बाद में पता चला नहीं ये डेट नहीं, ये डेट है, तो फिर से जाके टिकट कराना। तब ऑनलाइन कर भी नहीं पाते थे हम लोग, स्मार्टफोन काम जो स्मार्टफोन है इतने कॉमन नहीं थे, तो बिल्कुल बड़ा बिल्कुल मुश्किल होता था। और अभी क्या है, स्टूडेंट्स का फोकस केवल एक एग्जाम पे है। तो मैं कहूंगा पहले की तुलना में थोड़ा सरल तो जरूर हुआ है, लेकिन कंपटीशन कम हुआ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कंपटीशन हमेशा अपने ऑप्टिमम लेवल पे होता है। अभी सर आपने एक बात बताई, क्वेश्चन पैटर्न।
तो मैं इस पे बताना चाहूंगा, मतलब जैसे क्वेश्चन हाँ पैटर्न पहले जो आता था और अभी जो एआईपीजीटी में पिछले साल 100 था, इस बार 120 हो रहा हाँ है, तो क्या बदलाव आ रहे हैं? हाँ ये हाँ। प्रोग्रेसिव पैटर्न, मतलब प्रोग्रेसिव चेंज है या रिग्रेसिव चेंज है? क्या ये बदलाव पॉजिटिव है या निगेटिव पैटर्न नहीं, में? पॉजिटिव है। देखिए, बदलाव हमेशा अच्छे के लिए किया जाता है। एक्चुअली पहले जो एग्जाम्स होती थी, स्टेट वाइज होती थी, तो उसमें क्या रहता था कि जो पेपर बनाने वाले लोग हैं, अगर वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के हैं, तो वो ज्यादातर उसी तरह के क्वेश्चन उसमें दे देते थे। कभी कोई काश्यप संहिता ही उठा के दे देता था, कोई चक्रदत्त से ही दे दे रहा है। जैसे शिमला वगैरह में एग्जाम होते थे तो काफी समय पेपर हमेशा या तो बीएचयू का सबसे टफ आता था, या नए क्वेश्चन फ्रेम करने में जामनगर के पेपर आते थे कि वहां पे क्वेश्चन जल्दी रिपीट नहीं होता था। और जैसे शिमला वगैरह का एग्जाम है हिमाचल प्रदेश का, तो वहां क्या होता था, कभी चक्रदत्त से ही क्वेश्चन खूब सारे आ गए, कभी काश्यप से ही क्वेश्चन खूब सारे आ गए। तो वो डिपेंड करता था पार्टिकुलर पेपर सेटर किस मूड के लोग हैं और कैसा क्वेश्चन दे रहे हैं। अभी एआईपीजीईटी में 2 सब्जेक्ट ऐड हुए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे रिसर्च और स्टेट, जब से ये जोड़ा गया फाइनल ईयर के सिलेबस में, तो उसके 8 से 10 क्वेश्चन ऐड हो गए। संस्कृत के 3 से 5 क्वेश्चन, पहले 2 क्वेश्चन संस्कृत से आते थे और 5-7 क्वेश्चन आते थे रिसर्च स्टेट से, अभी 120 क्वेश्चन कर दिए। तो इस बार जो संभावना है रिसर्च और स्टेट से 10 क्वेश्चंस की, और संस्कृत से लगभग 5 क्वेश्चंस के आने के चांस है। मतलब 15 प्लस माइनस 5 आप कर सकते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन संस्कृत और रिसर्च से आ सकते हैं। तो अभी जो पेपर बनता है वो बड़ा अप्लाइड वे में बनता है, बड़ा प्रैक्टिकल पेपर बनाया जाता है ना। तो वो हर फील्ड से ये कोशिश की जाती है कि पहले क्या होता था, आप भी जानते हैं कि आयुर्वेद में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी गई हैं जिनका केवल ऐतिहासिक महत्व है ना, वो प्रैक्टिकली उतना नहीं है। तो अभी जो पेपर बन रहा है, चूंकि एक ही एग्जाम होनी है इंडिया लेवल पे, तो पेपर बहुत अच्छा बन रहा है पेपर, है ना। हाँ सर। तो मैं यही कहूंगा कि जो चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि अब सिलेबस में रिसर्च और स्टेट डाला गया है, तो वो अभी जो पिछले 3-4 बैचेज पास आउट हुए उनके लिए तो अच्छा है। लेकिन जिन्होंने पहले से बीएमएस किया हुआ है, आई थिंक 2012 बैच से ये इंक्लूड हुआ है, तो उसके पहले के जो लोग हैं उन्होंने रिसर्च और स्टेट नहीं पढ़ी है। और आप जानते हैं कि रिसर्च और स्टेट का जो सिलेबस है वो पीजी फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं लोग, बिल्कुल बिल्कुल। और बीएमएस स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है ये। तो ये जो 10 क्वेश्चन आने हैं रिसर्च और स्टेट से, ये जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है बीएमएस में उनके लिए बड़ा भारी पड़ने वाला है, ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने जहां भी जिन लोगों ने क्लासेस ज्वाइन की हैं वहां उन्होंने पढ़ा है, तो ये इतना टफ भी नहीं है, बट चैलेंजिंग तो है ही। बिल्कुल। 10 से 15 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। तो सर एक बात हम यहाँ जानना चाहेंगे, और बहुत सारी इस बात पे कमेंट्स आते हैं कि जो हाँ, एआईपीजीटी का एंट्रेंस होता है, इसके लिए कौन सा ईयर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं गुलशन जी। पहला तो एक है कि हमें करना क्या है, ये हमें डिसाइड करना है। उसके बाद जब हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं और जब हम पीजी के लिए पढ़ते हैं, पीजी की तैयारी के लिए पढ़ते हैं, दोनों की पढ़ाई में बड़ा बेसिक डिफरेंस होता है। तो मैं हूं तो चरक आयुर्वेद क्लासेस में हम 3rd ईयर से स्टूडेंट्स को एनरोल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि तब तक आधा सिलेबस हो जाता है, स्टूडेंट्स इतने मैच्योर हो जाते हैं कि उस चीज को समझने लगते हैं। तो बेहतर तो यही, वैसे तो एआईपीजीईटी के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 साल का समय, नहीं तो 1 साल का समय सफिशियंट होता है। मतलब जिस समय आप फाइनल ईयर में हैं, अगर आपने तैयारी शुरू कर दी, तो इंटर्नशिप के साथ आपको सेलेक्ट हो ही जाना है। क्योंकि जितना लेट शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव में या कम्पिटेटिव माइंड से पढ़ना और सब्जेक्टिव पढ़ना, जैसे आपको भी ध्यान होगा कि जब ग्रेजुएशन में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी का 4-5 साल का पेपर रखते हैं, सिलेबस रखते हैं, क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते हैं और तैयारी करके पढ़ लेते हैं। तो जब आप सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं तो आपकी जो स्टडी होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। लेकिन जब आप एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम के लिए और नेशनल लेवल के एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो वहां आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है। पीजी के लिए, पीजी का जो एक लाइन में हम कहें फार्मूला है तैयारी का, तो वो है आपको सेलेक्टिव, मतलब पूरी स्टडी जो है समराइज्ड और कंपैरेटिव स्टडी करनी होती है। समराइज्ड इन द वे कि जितना इतना बड़ा सिलेबस है पूरा, उसको आपको समेटना होता है, कंसाइज वे में करना होता है। और जो चीजें हैं अपनी बृहत्त्रयी लघुत्रयी, है ना, यस सर। हाँ सर। सब कुछ है, तो उसको देखना होता है कि आचार्य वाग्भट ने क्या कहा इस बारे में, सुश्रुत ने क्या कहा, किसी और ने क्या कहा। तो ये सारी चीजें आपको करनी होती हैं। तो बेहतर ये है कि माइंड मेकअप तो आप फर्स्ट ईयर से करें कि हमें पीजी करना है या कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है, बट कोशिश करें कि 2nd ईयर या 3rd ईयर में ज्वाइन कर लें, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। उससे आपको ग्रेजुएशन में भी
सहूलियत होती है, सपोर्ट मिलता है, संहिता आप पढ़ने लगते हैं, और जितना जल्दी आप संहिता पढ़ते हैं आयुर्वेद में आप उतने ही अच्छे होते चले जाते हैं। आपका नॉलेज जो है वो बड़ा साउंड होता चला जाता है उसमें। तो इसलिए जैसे मौका मिले सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ज्वाइन करें, बेहतर रहेगा। ये बात आपने बिल्कुल, क्योंकि इस बात से एक और मतलब ये आता है कि पीजी का प्रिपरेशन कब शुरू किया जाए, ये तो आपने सॉल्व कर दिया। और जैसे हम कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो अगले साल एआईपीजीटी देने वाले हैं, तो उनके लिए क्या मायने रखना चाहिए या मतलब कैसे प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए, एक साल का क्या स्ट्रेटेजी हो? देखिए, जैसे मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ जो हमारा पढ़ाने का पैटर्न है। जैसे स्टूडेंट को हमने इनरोल किया, हम शुरू के 6 से 8 महीने में उनका कोर्स एक बार में पूरा करते हैं, जितना भी सिलेबस है एआईपीजीईटी का। तो 6 से 8 महीने में हमने सिलेबस पूरा किया, फिर 3 महीने वही सिलेबस हम 3 महीने में रिवाइज करते हैं, और उस समय उनकी टेस्ट सीरीज चलने लगती है, गाइड में जो क्वेश्चन बैंक हैं वो लगाते हैं, मॉडल पेपर्स लगाते हैं। तो अगले 3 महीने में उसी सिलेबस को हम फिर से रिवाइज करते हैं। उसके बाद लास्ट के 45 डेज में हम रैपिड फायर राउंड रखते हैं, जिसमें कि स्टूडेंट्स खुद रिवाइज करते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उनसे बात करता हूँ, आप कॉल करके, आप व्हाट्सएप करके अपनी जो भी क्वेरीज है उसको आप पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो जो इसका एक साल अगर आपको एग्जाम है तो आप उसको 12 महीने अगर आपके पास हैं तो 12 महीनों को आप 6+3+2 ऐसे डिवाइड करें। मतलब 6 महीने में आपको सिलेबस करना है, 3 महीने में टेस्ट सीरीज के साथ रिवीजन करना है, और उसके बाद 1-1.5 महीने का एक रिवीजन और करना है। तब तक एग्जाम की डेट आ जाती है, फिर आप लिए प्रिपेयर होना है, सब चीजें रिकॉल करते हुए। तो ये एक साल का पूरा कंप्लीट समय होता है इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो 6+3+2 तो बिल्कुल सर, आपने जो ये फॉर्मूला बताया। और जो मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि जैसे मेरा, हाँ सर बताइए सर। मैं एक चीज और यहाँ बताना चाहूंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स इस बात को सुनेंगे। मैं स्टूडेंट सपोर्ट के लिए एक काम करता हूँ कि स्टूडेंट चाहे मेरे पास थर्ड ईयर में आए, चाहे फोर्थ ईयर में आए, चाहे इंटर्नशिप में आए या उनके बाद आए, मैं फीस एक बार ही चार्ज करता हूँ सबसे। अगर थर्ड ईयर में स्टूडेंट इनरोल हो गया तो उससे मैं वही फीस चार्ज करूंगा जो फाइनल ईयर में वो आएगा तब चार्ज करूंगा, और सिंगल टाइम चार्ज करता हूँ। तो उससे क्या रहता है, स्टूडेंट जल्दी जुड़ जाते हैं, जल्दी पढ़ने लगते हैं, तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। उनको अगले साल ये नहीं सोचना है कि नहीं हमें फिर से फीस जमा करनी है। तो ये एक सपोर्ट देते हैं स्टूडेंट्स को कि फाइनेंशियली उनको ये ना हो कि हर साल उनको फीस जमा करनी है। इससे स्टूडेंट्स जल्दी ही ज्वाइन कर लेते हैं और उनका नॉलेज इंप्रूव होने लगता है डे बाई डे। तो जैसे क्योंकि 2-3 महीने तो ये सीखने में लगता है कि एआईपीजीईटी में पढ़ना क्या है। बिल्कुल सर बिल्कुल जी। तो आपने जैसे ये दो महत्वपूर्ण बातें बताई अपने कोचिंग और अपने गाइडेंस के बारे में कि 6+3+2 फॉर्मूला और 1 टाइम फीस, सिंगल टाइम फीस। आगे हम बात करेंगे इसी पे सर कि चरक आयुर्वेद क्लासेस की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, ये थोड़ी लंबी कहानी है। 2007 से हमने शुरुआत की इसकी। मैं 2007 में मेरा फाइनल हो गया था। मैं इंदौर में पढ़ता था, 2002 के बैच में था मैं बीएमएस में। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, हमारा एडमिशन 2002 का बैच है, लेकिन एडमिशन होते होते 2003 हो गया था। तो जब मैं पढ़ा करता था फर्स्ट ईयर में, तो हमेशा मैं ये व्यू लेके पढ़ता था कि अगर 6 महीने बाद मेरा जूनियर बैच आएगा और मेरा कोई जूनियर मुझसे पूछेगा कि सर ये गुण संधि समझना है तो कैसे समझाना है, तो मैं जब पढ़ता था तो हमेशा ये सोच के पढ़ता था, मुझे किसी को अगर समझाना है तो इस चीज को कैसे समझाना। इवन जब मैं पदार्थ विज्ञान वगैरह की क्लास जब करता था कॉलेज में, तो जैसे सर लोग पढ़ाते रहते थे तो मेरे मन में आता था कि इस चीज को सर अगर ऐसा पढ़ाते तो सबके समझ में आ जाए। बट मैं स्टूडेंट था तो मैं बोलता नहीं था क्लास में ये बात, क्योंकि हो सकता है किसी टीचर को बुरा लग जाए, और अपना लेवल भी ये नहीं होता कि हम टीचर को बोले कि आप इसको ऐसा पढ़ा दीजिए, ईगो हर्ट है ना। होने तो वाली मैं बात। शुरू से ही इसमें था। और जब मैंने फर्स्ट ईयर किया, हाँ, फर्स्ट प्राप्त जब मैंने किया तो मैंने फर्स्ट प्राप्त वालों को पढ़ाना शुरू कर दिया। जब मैंने सेकंड प्राप्त किया तो सेकंड प्राप्त वालों को पढ़ाना शुरू किया। फाइनल प्राप्त हो गया तो फाइनल प्राप्त वालों को पढ़ाना शुरू कर दिया। तो पहले मैं सबको फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाता था, जूनियर्स को जितने भी आते थे हमारे पास, उनको संस्कृत पढ़ाना, पदार्थ पढ़ाना, चरक पढ़ाना, कोई सा भी सब्जेक्ट मैं सब पढ़ाता था। 2007 में मैंने प्रोफेशनली चरक आयुर्वेद क्लासेस इंदौर से शुरू की, और आज जिन लोगों को मैंने चरक आयुर्वेद क्लासेस में पढ़ाया है, कई लोगों ने पीजी कर लिया है। उस समय जब मैं पीजी नहीं था तब सबको बीएमएस का सिलेबस पढ़ाता था।
400-500 लोगों को तो संस्कृत पढ़ा चुका हूँ मैं, जब इंदौर में था मैं वहां पर। और बीएमएस फर्स्ट प्राप्त, सेकंड प्राप्त, फाइनल प्राप्त, इनके कंटिन्यूअस बैच पूरे रहते थे मेरे पास हमेशा। 365 डेज मेरे पास क्लासेस रहती थी। इवन 2-3 कॉलेज वहां पे थे, तो उनके स्टूडेंट्स कभी कॉलेज ना जाए लेकिन कोचिंग जरूर आते थे। तो एक दौर था वहां पढ़ाता था। तो तब हमने पीजी की क्लास वहां नहीं शुरू की थी। जब मैं हरिद्वार में पीजी करने आया तो उसके बाद से मैंने इसमें AIPGET की भी क्लासेस लेनी शुरू कर दी, क्योंकि तैयारी तो हमारी थी। और फिर हमने इसको कंटिन्यू किया। तो जो चरक आयुर्वेद क्लासेस आप जिस रूप में देख रहे हैं, ये 2007 से इसकी शुरुआत हुई है। तो आपने इसके पीछे का एक लंबा इतिहास बताया। मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहा। हाँ हाँ सर। जी हाँ, 13-14 साल से चरक आयुर्वेद क्लासेस चल रही है और मेरा पढ़ाने में बड़ा इंटरेस्ट रहा। तो अगला प्रश्न सर, आपके चरक आयुर्वेद क्लासेस में क्या क्या कोर्स ऑफर किए जाते हैं? क्या केवल ऑनलाइन कोर्स है या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्सेस होते हैं? नहीं, जब तक कोविड का ये पेंडेमिक नहीं आया था तब तक हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करते थे। वीकली 2 डेज हमारी क्लासेस दिल्ली में होती थी, नजफगढ़ में। वहाँ AIPGET की क्लासेस लेता था मैं सैटरडे संडे में, वीकेंड्स पे। और यहाँ रुड़की में भी, हरिद्वार में फ्राइडे। बट कोविड पेंडेमिक के बाद हमने टोटल जो ऑफलाइन हमारी क्लासेस थी उनको भी ऑनलाइन कर दिया। ये कोइंसिडेंस है कि हमने फरवरी से ऑनलाइन शुरू कर दिया था। पेंडेमिक तो मार्च के लास्ट वीक में ऐसा हुआ कि लॉकडाउन और बाकी चीजें आने लगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस समय तो केवल हम ऑनलाइन सर्विसेज दे पा रहे हैं। और जो हमारा मोटो है वो बेसिकली AIPGET और संहिता सब्जेक्ट्स का है। इसके अलावा हम ईयर वाइज BMS फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग आयुर्वेद प्लस मॉडर्न, हम अपने कोचिंग में ये सर्विसेज देते हैं। मेरा जो कंसर्न है वो बेसिकली संहिता में AIPGET का पूरा सिलेबस, संस्कृत, पदार्थ, ये इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं जो मैंने आपको बताया ना कि जो लोगों को टफ लगते हैं, वो मैं पर्सनली लेता हूँ सारे सब्जेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अगर अभी कोई बच्चा इनरोल करवाना चाहे तो करवा सकता है? जी बिल्कुल। अभी हम एक हमारा नया बैच 27 अगस्त से शुरू हुआ है और उसके बाद अभी 22 सितंबर से हम नया बैच और शुरू कर रहे हैं AIPGET के लिए। और उसी दिन हम BMS सेकेंड ईयर का भी एक नया बैच शुरू कर रहे हैं। तो जो लोग चाहें वो एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप आयुर्वेद के माध्यम से कोई हमारे पास स्टूडेंट आता है तो हम उसको फीस में कुछ कंसेशन का भी कुछ प्रावधान रखेंगे। अभी हमने सोचा नहीं है, लेकिन जैसी रिकमेंडेशन होगी आप लोगों की और जो हम देख पाएंगे वो, अगर आप आयुर्वेद के प्लेटफॉर्म से कोई भी स्टूडेंट इनरोल करता है तो फिलहाल तो मैं एग्जैक्ट परसेंटेज अभी नहीं बोल सकता यहाँ सोशल मीडिया पर, लेकिन आप लोग जो रिकमेंड करेंगे हम उनको कंसेशन जरूर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये आपका बड़प्पन है सर, जो हम लोग को आप कंसिडर कर रहे हैं। हम तो बस एक मीडिया है सर। और एक्चुअली गुलशन जी, मैं भी कभी स्टूडेंट था और हम सभी मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। और वो सारी कंडीशंस जो आज के स्टूडेंट अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, वो हम लोगों ने फेस की हुई है, हम उस चीज को समझते हैं। लेकिन अगर हमें क्वालिटी देना है, हमें सारे स्टडी मटेरियल और HD वीडियोज और सारी चीजें देनी है, तो हम एक अगर उसका मूल्य नहीं रखेंगे तो मूल्यहीन चीज का कोई वैल्यू नहीं होता संसार में। बिल्कुल। और जो हमारी कास्टिंग है वो भी नहीं आती है। और आयुर्वेद का स्टैंडर्ड समझने के लिए, चाहे वो पढ़ाने का हो, चाहे वो प्रैक्टिस का हो, वो चाहे लाइफ स्टाइल का हो, वो तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक उसका कुछ ना कुछ मूल्य हम लेना या चुकाए ना। दोनों ही स्थितियां हैं, हमें चुकाना भी पड़ता है, हमें लेना भी पड़ता है। तो AMO का सिलेबस जहां तक अगर बात करें तो AIPGET के एग्जाम से AMO का एग्जाम कितना डिफर होता है, और इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा बताएं।